नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का चमत्कार। अरे मोहन के पापा, सुबह के 6 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। कल ही मोहन तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने तुम्हें सुबह शाम घूमने के लिए कहा है। एक तो रिपोर्ट में डायबिटीज निकल गई, ऊपर से तुम्हारे घुटनों का दर्द। थोड़ा बुढ़ापे पर अपना ख्याल रखो। अगर तुम कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? नींद में बड़बड़ाते हुए कैलाश जी ने कहा। चलो अब इतना कह रही हूँ तो उठ जाता हूँ। 10 मिनट दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पास के ही पार्क में घूमने चलूँगा। वरना बुढ़ापे में मुझे समस्या हुई तो तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। बहू बेटी दोनों ही नौकरी करती हैं, वो तो हमारी सेवा करने से रहे नहीं। मैं तुम्हारा काम नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए चलो तुम्हारे साथ पार्क में टहलने चलूँगा। इतना कहकर कैलाश से अपने फूल कपड़े पहन लेते हैं। बाहर सर्दी बहुत है। अलमारी से एक शॉल ओढ़ते हुए संगीता जी को देते हुए कहती हैं, भाग्यवान तुम भी साल ओढ़ लो, बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा है। कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों पति पत्नी घर के पास वाले पार्क में घूमने के लिए चले गए। घंटे दोनों घूमते रहे। उसके बाद पार्क में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे। पार्क में घूमते घूमते पूरा 1 से 2 घंटे निकल जाता है। गीता जी कहती हैं, आप जल्दी से चलो बेटा, बहू के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। बहू 9 बजे ही निकल जाती है, बेटा तो फिर भी 10 बजे तक जाता है। मुझे जल्दी से टिफिन बनाकर देना है। अगर इधर से लेट जाऊंगी तो टिफिन देने में भी लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ संगीता, चलो घर चलते हैं। दरअसल संगीता जी और कैलाश जी पहले तो अपने पैतृक गांव में रहते थे। बहुत समय तक उनका कोई संतान नहीं हुआ। बुढ़ापे पे जाकर उनको मोहन मिल गया। विविध परिस्थितियाँ होने के बाद भी कैलाश जी ने अपनी बेटी को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। किस्मत ने भी साथ दिया। आज मोहन बहुत अच्छे शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी में पढ़ी लिखी है, एक स्कूल में टीचर है। दोनों ही अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। माता पिता गांव में अकेले रहते हैं। मोहन को पहले माता पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए जिद करके अपने माता पिता से कहता है कि आप हमारे साथ शहर ही आ जाइए। बार बार आप लोगों की तबीयत खराब होती रहती है। हमारा गांव में बार बार आना पॉसिबल नहीं है। बेटी मोहन की बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर कैलाश से अपने गांव के घर और ज़मीन को बेचकर बेटी बहू के पास शहर आ गए। 9 महीने तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद बहू को अपने सास ससुर घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। सास तो फिर भी ठीक थी क्योंकि वो घर के कामों में मदद करती थी, लेकिन कैलाश जी बहू को पूरी आँख नहीं सुहाते थे। उसे लगता था ये कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, घर में पूरा दिन फालतू ही बैठे रहते हैं। पता नहीं मोहन ने इन दोनों को इधर क्यों बुलाया है। एक दिन कैलाश जी और संगीता जी पार्क में घूम रहे थे। तभी संगीता जी की नज़र कैलाश जी के जूते पे गए, जो अंगूठे के पास दोनों तरफ से फट गए थे। कैलाश जी का अंगूठा जूते से बाहर निकल गया तो संगीता जी कहती है, आपके जूते फट गए हैं, मोहन से कह देना, वो आपके लिए नया जूता ले आएगा। संगीता, मैं 10 दिन पहले ही नए जूते लाने के लिए कहा था, शायद भूल गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं उसको आज याद दिला दूंगी, वो आपके लिए नए जूते ले आएगा। घर आते ही संगीता जी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। बेटा जब ऑफिस जाने के लिए नहा कर आया तो संगीता जी अपनी बेटे से कहती है, मोहन तुम्हारे पापा के जूते फट गए हैं, उनके लिए एक जोड़ी नए जूते ले आना। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन कहता है, ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पापा के लिए नए जूते ले आऊँगा। इतना कहकर वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। कमरे में अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे मोहन की पत्नी रागिनी अपने पति और सास की बातों को सुन लेती है। सुबह के वक्त वो अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसे भी ऑफिस जाने की जल्दी थी और मोहन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन वो शाम को अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। लगता है शाम के समय
संगीता जी और कैलाश जी अपने कमरे में बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया। अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ही रहा था कि रागिनी अपने पति से कहती है, सुबह माँ जी तुमसे क्या कह रही थी? मैंने सब सुन लिया है। नए जूते मांगने की बात कर रही थी। पापा को नए जूते लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहने हुए पुराने जूते रखे हैं जो कि अब तुम नहीं पहनती हो, उसमें से एक जोड़ा उठाकर मैं पापा को दे दूंगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर मोहन कहता है, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर दो, लेकिन पापा को एक जोड़ी जूते ज़रूर दे देना। ठीक है, मैं दे दूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसे की कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम पापा को जूते दे देना। इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है? पता नहीं क्यों रागिनी को अपने सास ससुर जी का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और अगर वो ज़रा से भी खर्चा बता देती तब तो घर में तांडव भी कर देती थी। और आज भी उसने वही करने की कोशिश की, लेकिन मोहन की समझदारी से घर में छोटी मोटी कला होने से बच जाती है। रागिनी ने अपने पति से यह बातें इतनी तेज आवाज में कही थी कि कमरे में बैठे हुए संगीता जी और कैलाश जी स्पष्ट रूप से सुन लिए थे। बहू की जड़ी सुनने के बाद भी दोनों ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अब तो उन्हें बहू बेटे के पास रहते रहते पूरा साल हो गया था। बहू की बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। कोई दूसरा चारा भी नहीं था जहाँ वह चली जाए, क्योंकि गांव का घर और जमीन उन्होंने बेच दी थी। एकमात्र बेटे का ही सहारा था, इसलिए वो अपनी बहू से कभी कुछ नहीं कहते थे। अगर बहू से कुछ कहेंगे तो फालतू में घर में कलह हो जाएगा। यही सोच कर के दोनों पति पत्नी शांत रहते थे, और बेचारी संगीता जी घर के सारे काम करती है। सब कुछ ठीक से चलता रहा। हालांकि मोहन अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन अपनी पत्नी के स्वभाव के आगे कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता था। अगर वो चाहता तो अपने पिता के लिए नए जूते ला सकता था, क्योंकि वो भी खुद ही पैसे कमाता था। उसके माता पिता हैं, वो अपने माता पिता की ज़रूरत को पूरा कर ही सकता है। इसमें उसे पत्नी की परमिशन की क्या आवश्यकता थी? संगीता जी ने भी अपनी किस्मत मानकर बहू बेटे के पास रहना ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था जहाँ वो दोनों पति पत्नी जाकर रहे। दूसरे दिन रागिनी अपने पति के पुराने जूते निकाल कर आंगन में लेकर आई और कैलाश जी के सामने फेंकते हुए बोली, लो पापा, इन जूते को पहन लो, तुम्हारे बेटे के ही हैं, बहुत दिनों से पहन नहीं रहे थे, ऐसे रखे थे तो सोचा आपको दे देते हैं। वैसे तो मैं ये जूते कचरे वाले को देने वाले थे, लेकिन तुम्हारे जूते फट गए हैं तो तुम ही रख लो। बहू की बातें सुनकर संगीता जी सोचती है कि पुराने जूते देख कर भी बहू मेरे पति को एहसान दिखा रही है, जबकि मैंने और मेरे पति ने कल उसकी सारी बातें सुन ली थी कि उसने बेटे से जूते लाने के मना कर दिया था। कैलाश जी चुपचाप से उन जूतों को उठा लेते ही पार्क में घूमने गए तो पता चला वो जूते थोड़े से टाइट है, जिसकी वजह से वो ना तो ठीक से घूम पा रहे थे और न ही चल पा रहे थे। बल्कि उन जूतों ने कैलाश जी के पैरों को काट लिया था। वो जूते तो उतार कर पार्क में एक तरफ रख देते हैं। संगीता जी पूछते हैं, क्या हुआ, जूते क्यों उतार दिए? जूते बहुत टाइट हो रहे हैं, मैं इन जूते को पहनकर नहीं जा सकता हूँ। बड़ी मुश्किलों से उन जूतों को पहनकर घर आते हैं। अगले दिन से वो पार्क जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं, मैं छोटे जूते पहनकर नहीं जा सकता, उसमें मेरे पैरों की बहुत लगती है, और फटे हुए जूते पहनकर भी नहीं चल सकता, इसलिए अब मैं कल से पार्क नहीं जाऊंगा। एक दिन पड़ोस में किसी के घर में फंक्शन था जहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन मोहन अपनी माता और पिता पत्नी के साथ उस फंक्शन में अटेंड करने के लिए गया। लेकिन कैलाश जी उधर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे कि वो क्या पहनकर जाते। मोहन कहता है, क्या हुआ पापा, अब क्यों नहीं जा रहे हो? बेटा, मेरे पास जूते, कैलाश जी इतना ही कहा पाते हैं कि रागिनी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, जूते क्या हुआ, जूते में दिए थे, आपके जूते इन्हीं को पहनकर चलो, क्या समस्या है वो जूते में? जबकि रागिनी को सब कुछ पता था कि वो जूते उसके ससुर जी को नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पति के सामने बात को छुपाने की कोशिश करती हैं।
जबकि बेटे को यह नहीं पता कि उसके जूते पिताजी को नहीं बंध रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पार्क आना जाना बंद कर दिया। बहू की बात सुनकर कैलाश जी और संगीता जी जैसे तैसे पड़ोस में फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो गए। पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ गए रहे थे कि रास्ते में ठीक से कैलाश जी को दिखाई नहीं दिया और जूता भी बहुत टाइट था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अचानक सामने पत्थर आ जाने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके अंगूठे में बहुत तेज चोट लग गई, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। एक व्यक्ति आया और कैलाश जी के पैर से जूते निकाल कर उसके घाव को देखने लगा तो वो मोहन से कहता है, मोहन तुम्हारे पिताजी कितने छोटे जूते पहने हैं, उनके पैरों में बन भी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने नाप से 2 नंबर छोटे जूते पहने हैं। कितने टाइट हैं, उनके पैरों में ठीक से निकल भी नहीं रहे हैं। एडी के पास का हिस्सा छिल गया है। क्या तुम जूते दिलाते वक्त अपने पिता को अपने साथ नहीं ले गए थे? ऐसे लेकर आ गया क्या? अपने पापा के पैरों को देखो तो सच में उनके पैर पूरी तरह से छिले हुए हैं और जिस अंगूठे में चोट लगी है वो उसे बहुत तेज खून बह रहा है। यह देख करके कैलाश जी घबरा जाते हैं। जल्दी से मोहन अपने पिता को घर लाया और उसकी मरहम पट्टी की और आराम करने के लिए कहा। आज मोहन को रात में नींद नहीं आई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसके पिताजी ने उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन अपनी पत्नी की बात मानकर एक जोड़ी जूते नहीं दिलाए। मेरे पिताजी इतने दिनों से छोटे जूते पहन रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कहा। माँ भी पूरे दिन रसोई में काम करती हैं, वो भी कभी कुछ नहीं कहती हैं। मैंने देखा है रागनी घर में गिने चुने काम ही करती हैं, बाकी पूरा दिन घर में आराम करती हैं। बगल में देखा तो रागनी बड़ी चैन से सो रही थी, जबकि उसकी माँ के कमरे की लाइट अभी भी ऑन है। अपने माँ के कमरे की लाइट ऑन देखकर वो आंगन में आए तो देखा पापा तो सो गए हैं, लेकिन माँ नहीं सोई है। वो लगातार पापा को देखे जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मोहन को बहुत धक्का लगा। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। मेरे ही घर में मेरे माँ बाप इतने पराये हो गए कि मुझे अपनी दुख तकलीफ भी नहीं कह पा रहे हैं। माँ आधी रात को कमरे में अकेले बैठ कर रो रही है, लेकिन मुझसे नहीं कह रही है। मोहन रसोई में गया। अपने माता पिता के लिए उसने चाय बनाई। 3 कप चाय लेकर वो माँ के कमरे में आया। अपने बेटे को देखा कि संगीता जी एकदम सकपका गई। बेटा तुम इतने टाइम चाय बनाकर क्यों ले आए? मुझे कहा देते, मैं बना देती। अपनी माँ को वैसे हड़बड़ाता हुआ देख के मोहन को समझ में आता है कि वो हड़बड़ाहट रागनी की वजह से है, क्योंकि रागनी ने माँ को घर के कामों में इस तरह से उलझा के रखा है कि अगर आधी रात को भी काम पड़ जाए तो वो माँ को ही याद करती हैं और माँ कभी कभी काम के लिए भी मना नहीं करते। और शायद इसलिए आज मैं जब रात को चाय बनाई तो माँ को लगा कि मैं चाय क्यों बना ली। ऐसा न हो कि बहू नाराज हो जाए कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। मोहन चाय की प्लेट को एक तरफ रखता है और भागकर अपनी माँ को गले लग जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। संगीता जी घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? माँ मुझे माफ़ कर दो, एक ही घर में रहते हुए मैं आपकी दुख तकलीफ कैसे नहीं समझ पाया। मैं यह क्यों नहीं समझ पाया कि आप मेरे लिए इतना कुछ किया है। पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकूं। गाँव में घर ज़मीन बेचकर अपने पास बुला लिया, सारे पैसे ले लिया, आपके पास पैसों का कोई जरिया भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप दोनों को अपने पास बुला तो लिया, लेकिन अपने फ़र्ज पूरे नहीं कर पाया। मैं देखता हूँ तो अब समझ में आता है कि जिस दिन से आप दोनों आए हैं मैं आप दोनों से ठीक से बात में नहीं की है। माँ पूरे दिन रसोई में लगी रहती है, लेकिन अब मैं यह सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। माँ अपने बेटी की बातें सुन करके संगीता जी की आंखों में आंसू निकल गए, क्योंकि इतने दिनों बाद
आज बेटी ने इतनी अपनेपन से बात की है। संगीता जी के मन का गुबार अपनी बेटी के सामने निकल जाता है और वो फूट फूट के रोने लगती है। मन का गुबार अगर आंसू से निकल जाए तो दिल हल्का हो जाता है। आज बेटी ने दुखती राज पे हाथ रखा तो संगीता जी अपने उस सुनहरा को बहने से रोक न सके। आज माँ बेटे का ऐसा मिलन हुआ कि उनके मिलन को देख करके पास में सो रहे कैलाश से भी जाकर कहीं न कहीं उन्हें भी माँ बेटे की बातें सुननी थी। उनकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। माँ बेटे के बीच में कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। बेटा समझ गया, इतना ही बहुत है, लेकिन अपने माता पिता को कुछ समझाता है। उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह रागिनी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि रसोई में माँ जी अभी तक नहीं आई है और उसके और मोहन के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। हड़बड़ाती हुई संगीता जी के कमरे में आई और कहती है, माँ जी उठो, अभी तक सो रही हो, जल्दी से रसोई में जाकर मेरा और मोहन का टिफ़िन तैयार करो, नहीं तो हमें जाने में देरी हो जाएगी। तभी पीछे से मोहन आता और कहता है, रागिनी माँ टिफ़िन नहीं बनाएगी, एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, माँ पूरी रात ठीक से सोई नहीं है, तुम्हें उनकी हालत नहीं दिखाई देती है। वो अब हमारा टिफ़िन नहीं बनाएगी, तुम्हें खुद ही मेरा और अपना टिफ़िन बनाना पड़ेगा, साथ ही माँ और पापा का खाना भी बना कर रख कर जाना पड़ेगा। क्या फालतू की बकवास कर रही हूँ मोहन? मैं इतनी सुबह सुबह उठ कर के टिफ़िन बनाऊँगी और इन लोगों के लिए खाना बना कर जाऊँगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? जल्दी से अपनी माँ से कहो रसोई में आए, और फिर खाना ही बनाना नहीं होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी तो मैं कह रही हूँ। रागिनी घर में बहुत सारे काम होते हैं जिसको तुम माँ से करवा रही थी और जिसका एहसास भी नहीं मानती थी। माँ तुम्हारा मेरा टिफ़िन तैयार करके देते हैं, हमारे जाने के बाद पूरा घर फैला होता है, उसको संभालते हैं, लेकिन अब माँ नहीं करेगी घर के काम के लिए। मैं आज एक काम वाली बाई रखने वाला हूँ जो घर की साफ सफाई करेगी, बर्तन धुलेगी और खाना तुम बनाओगे। थोड़ी बहुत जो काम हो कि वो बाद में माँ देख लेगी, लेकिन जो तुम्हारे काम है खाना बनाने के वो तुम्हें करना ही पड़ेंगे। कभी ज़रूरी हुआ या तुम्हें कोई दिक्कत हो तब माँ खाना बनाएगी, लेकिन नॉर्मली माँ रसोई में खाना नहीं बनाएगी। मोहन की बात सुनकर पैर पटकती हुई रागिनी रसोई में गई और बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगी। संगीता जी अपनी बहू के रूप को देखकर थोड़ा डर रही थी, लेकिन मोहन उन्हें तसल्ली दे रहा था कि आप चिंता मत करो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। रसोई में रागिनी जैसे तैसे घर के खाना बनाती है और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कमरे में निकलती है तो वो आंगन में बैठे हुए मोहन से कहती है कि आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, अभी तक रेडी नहीं हो रही हो। नहीं रागिनी, आज मैं ऑफिस से छुट्टी ली है, आज कोई ज़रूरी काम है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा रागिनी से कुछ भी नहीं कहता। रागिनी जल्दी में थी, वैसे भी आज खुद खाना बनाने की वजह से लेट हो रही थी। ज़्यादा ना बात करके वो अपना टिफ़िन उठाकर जल्दीबाजी में ऑफिस के लिए निकल गई। जब शाम को वापस आई तो देखा घर पे ना तो मोहन है और ना ही उसके माता पिता। घर के बाहर ताला लगा देख के रागिनी मोहन को फ़ोन करती है कि तुम सब लोग कहाँ गए हो, अभी तक वापस नहीं आए हो। मोहन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम इस समय वापस आ जाती हो, इसलिए घर की दूसरी चाबी सुबह ही तुम्हारे पर्स में रख दी थी, तुम एक बार पर्स में देखो, चाबी तुम्हारे पर्स में ही है। रागिनी पर्स खोलती है तो सच में उसकी एक दूसरी चाबी रखी है। फ़ोन पे बात करते करते रागिनी घर के अंदर आ गई और कहती है, आखिर तुम गए कहाँ हो, या तो बता दो। कुछ नहीं, आकर बताता हूँ, कोई ज़रूरी काम था इसलिए आया था। उसके बाद मोहन फ़ोन काट देता है। इधर रागिनी को रोज़ ही ऑफिस से आने के बाद संगीता जी चाय बना कर रखती थी, लेकिन आज वो घर पे ही नहीं थी, खुद चाय बनानी पड़ गई। सुबह भी खाना बनाना पड़ा, इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। लग रहा था कि अब संगीता जी आए और वो उन पर चिढ़ाए। 2 घंटे बाद मोहन अपने माता पिता को घर लेकर आया तो रागिनी संगीता जी पर चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गई थी, ऐसा क्या काम था जहाँ पर तुम सभी चले गए, तुम्हें पता है मैं ऑफिस से इतनी थक कर आई थी,
मुझे आकर चाय बनानी पड़ी। तो संगीता जी कहती है कि बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा जी के पैरों में कल चोट लग गई थी, उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है। हाँ, तो तुम्हारे जाने की क्या ज़रूरत थी, मोहन लेकर जाता। तुमने उधर जाकर क्या कर दिया, पट्टी डॉक्टर को करनी थी। अब चलो रसोई में जाकर शाम का खाना बनाओ। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। अपनी पत्नी को माँ पे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्साते हुए कहता है, अब बस रागनी, बहुत हो गया। अब तूने मेरी माँ से कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या किया है मेरी माँ ने जो तुम उन पर इतना चिल्ला रही हो? अरे मेरे लिए चाय बनाई थी, किसी और के लिए नहीं बनाई थी। चाय बनाकर पी ली तो कौन सा एहसान कर दिया मेरी माँ पर। अब तुम्हें अपने काम खुद ही करने की आदत डालनी होगी। मेरी माँ तुम्हारी कोई काम नहीं करेगी। रागिनी मोहन का मुंह ताकती रह जाती है। मोहन अभी अभी बाहर से आया है। उसके हाथों में कुछ पैकेट हैं। अपने हाथों में लिए पैकेट को खोलकर उसमें से चमचमाते हुए नए जूते निकालता है और अपने पापा को पहनाते हुए कहता है, देखो पापा, ये जूते अब आपके नाप से हैं, ये कटेंगे नहीं। मैं एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी आपके लिए जूते लेकर आया हूँ। आपके लिए घूमने में बहुत आरामदायक होते हैं और दूसरे कहीं आने जाने के लिए। और माँ, आपके लिए भी मैं 2 जोड़ी साड़ी लेकर आया हूँ। पापा के जूते और माँ के साड़ी देख के रागिनी के होश उड़ गए। चिल्लाती हुई मोहन से कहती है, अरे तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाना था तो उसको दिखा लेते, पर इन दोनों लोगों को इतनी सारी शॉपिंग कराने की क्या ज़रूरत थी? अगर जूते की ज़रूरत थी तो तुम्हारे पुराने जूते पड़े थे, मैंने दे दिए थे। मेरी पुरानी साड़ी पड़ी थी, मैं माँ को दे दी थी। नई साड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत है? बस रागिनी, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी माँ और पापा ना ही पुराने जूते पहनेंगे और ना ही पुरानी साड़ियाँ। आज उनका बेटा कमाने वाला है, उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ला कर दूँगा। मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। क्या मैं अपनी सैलरी से अपने माता पिता की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता? अगर तुम्हें मेरे माता पिता से इतनी ही तकलीफ़ है तो तुम्हें जहाँ रहना है उधर जाकर रह सकती हो। जहाँ जाना है उधर जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपनी आवाज़ को कम करती हुई रागिनी कहती है, तुम्हें जो समझ में आए वो समझो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तुम परेशान नहीं करोगे। मैं समझता हूँ कि तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास में समय की बहुत कमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी माँ को तुम घर की नौकरानी ही बना लो। मेरे पापा को तुम पुराने जूते पहनने को दो, जितना ज़रूरी होगा माँ काम करेगी। आज रागिनी अपने पति मोहन के गुस्से को देखकर दंग रह गई। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी खैरियत उसके सास ससुर पर चलने वाली नहीं है और अपने पति के गुस्से को देखकर रागिनी शांत हो जाती है। कुछ दिनों तक दोनों में बात नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल सही होने लगता है। रानी को कुछ दिनों में घर के काम करने की आदत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं था कि संगीता जी काम न करती, रसोई में वो बहू का हाथ बटाती थी, बाद में घर के सारे काम समेटती थी, जितने भी छोटे मोटे काम होते थे वो करती थी। लेकिन हाँ, पहले जो रागिनी ने अपनी सासू माँ को घर की नौकरानी बनाकर रखा था, अब मोहन अपनी माँ को उसी तरह से नहीं रखना चाहता था। आज कैलाश जी और संगीता जी अपनी बेटी बहू के घर में प्रसन्न होकर रह रहे हैं। बेटा भी उनसे दुखी तकलीफ के हाल चाल ले रहा लेता है और माता पिता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अरे बेटा, दिन के 24 घंटे में 10 मिनट में उनसे 2 मीठे बोल ले, माता पिता को इतने में ही खुश हो जाते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी ज़रूरतें भी बहुत सीमित होती हैं, तो अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना बच्चों के ही कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।